सो हेलो एवरीवन। हम अकाउंट्स 11th क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज। और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आपको जो है इसके अंदर जानने को मिलेगा कि सारे के सारे जो टर्म्स यूज़ करते हैं अकाउंट्स के अंदर उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उनका यूज़ क्या है। और अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो आप अकाउंट्स में रट्टा तो मार सकते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल्स पता नहीं चलने वाले कि इन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारी टर्म्स को मैं डिस्कस करना है, सारी की सारी टर्म्स। इससे पहले चैप्टर 1 मैं करा चुका हूँ, उसका जो वीडियो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम। कम टाइम में ही हम सारी की सारी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो टर्म है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से है और उसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आप उसे मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और उसका संबंध बिजनेस से है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरीके से आप डील नहीं करेंगे उसे। यानी दो कंडीशंस हैं, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जैसे यहाँ नीचे आपको बताए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मनी एंड मनी इज वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज बेचे हैं, सर्विस प्रोवाइड की है, उसको आप मनी में कन्वर्ट करेंगे, उसकी मनी वर्थ को ही रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंडर। ठीक है। एंड अच्छा देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को ना आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से उसका डिवीजन कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप उसे डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, कि आपने उसकी सेटलमेंट कैसे की है। ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसको आपने कैश में सेटल कर दिया है, मतलब आपने कैश पे कर दिया है ऑन द स्पॉट, सामान खरीदा कैश पे कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने सामान खरीदा और आपने बोला 2 महीने बाद पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट वैल्यू हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया, कैश बेसिस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कह सकते हैं आप उसे। इसके अलावा एक बेसिस ये है कि आप जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर डीलिंग पार्टीज कौन कौन है। अगर उसमें सिर्फ बिजनेस इन्वॉल्व है, बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। लाइक आपको जो है आपके पास एसेट है, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूरे एसेट की वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलने वाली है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे आप। पर ईयर 1 लाख रुपए की मशीन यूज कर रहे हैं आप एक तरीके से, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको भी दिखाना होता है बिजनेस के अंदर। तो ये आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है, लेकिन ये है इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बिजनेस ही बिजनेस इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन हो सकती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपकी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मिस्टर ए बी सी कंपनी से आपने सामान बाय किया, या मिस्टर एक्स वाई जेड कंपनी को आपने सामान बेच दिया। ये सब क्या है, आपकी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के आपने दो पहलू समझ लीजिए। एक तो मोड ऑफ सेटलमेंट हो गया, कैश या फिर क्रेडिट हो सकता है। दूसरा हो गया कि आपने वो ट्रांजेक्शन किस पार्टी के साथ की है। अगर आपने विद इन द बिजनेस किया है वो ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड आपने थर्ड पार्टी के साथ किया है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक प्रकार का खाता कह लीजिए आप, हिंदी में इसका मीनिंग यही होता है, जिसके अंदर आप चीजें रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। जिस साइड में आप, एक साइड में आप रिकॉर्ड करते हैं क्या आया और एक साइड में क्या गया। ठीक है। अकाउंट्स सैलरी का अलग से बनता है, सैलरी अकाउंट अलग, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट अलग से बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट अलग से बन सकता है। ठीक है। और ये जो आप अकाउंट बनाते हैं इसमें आप दोनों प्रकार की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश बेसिस हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस हो। ठीक है, यानी उधार पे बेची गई हो या आपने कैश में बेचा हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट के अंदर ही। ठीक है। एक्चुअल में ये जो अकाउंट बनाया है आपने, ये आपको प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएगा, ये उनका इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बट आल्सो देयर इफेक्ट्स ऑन द ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है, सामान बिका है उसे आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे अकाउंट पे, आपको ये भी बताया जाएगा इसके अंदर, अकाउंट के अंदर। ये बनाते कैसे हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4-5 के अंदर। ठीक है। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस ओनर ने जो भी पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है। एंड कैपिटल को आप रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी क्या है, देखो, एज पर अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, उसके तहत बिजनेस ओनर बिजनेस से अलग एंटिटी है, दोनों अलग अलग पार्टी हैं प्रिंसिपल के अनुसार। तो उस प्रिंसिपल की वजह से आपको कैपिटल को रिकॉर्ड करना होता है बिजनेस के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये पैसा ओनर लेके आया है, लेकिन ओनर एक अलग पर्सन है बिजनेस से, इसीलिए आप उसे लाइबिलिटी मानते हैं। तो मोर और लेस कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। अगर आपकी एक कंपनी, एक मालिक वाली कंपनी है उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनर्स हैं बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। और अगर कंपनी है तो उस केस में बोलते हैं शेयर होल्डर्स।
तो यहाँ बताएगा ना, इन केस ऑफ कंपनीज कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब कैपिटल का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? कैपिटल का एक नाम और है, उसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, बिकॉज ये पैसा ओनर का है, या इसे हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, नेट वर्थ। ठीक है। कैपिटल का फॉर्मूला ये है कि आपको कैपिटल निकालने के लिए एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करना होता है। ठीक है। कैसे? यहाँ पे आपने लिखा लाइबिलिटी, यहाँ पे आपने लिखा एसेट। ठीक है। दिस इज एसेट। अब होगा क्या कि लाइबिलिटी का पार्ट जो है वो कैपिटल भी है। तो अगर आपको निकालना है एसेट, निकालना है एसेट को माइनस करना है, एसेट में से माइनस करना है लाइबिलिटीज को, तो आपको कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है। अभी आप समझेंगे इस चीज़ को कि लाइबिलिटीज जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी का पार्ट है कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है वो होती है क्रेडिटर का पैसा देना है, बैंक का लोन पे करना है। ठीक है। और पूरे को मिला के हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है। तो एक तरीके से एसेट में से अगर आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज याद रखिएगा, यहाँ लाइबिलिटी का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो आपको कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? ऐसा पैसा जो बिजनेस ओनर ने विद इन लाइफ ऑफ बिजनेस कुछ पैसा निकाला भी तो होगा अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। और इसे क्या करेंगे आप? इसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने जो पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया क्या होती है। ये ऐसा अमाउंट है दैट इज ओड और पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस को ये पैसा पे करना है। अब पे करना है दो लोगों को हो सकता है, एक तो इंटरनल लोगों को पे करना है, लाइक आपने अगर बिजनेस ओनर को ही पैसा पे करना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी, है ना। और अगर आपको पैसा पे करना है आउटसाइडर्स को, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वही बात बोल रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आपने लाइबिलिटी को बांटा है दो बेसिस पे। एक तो बेसिस है कि आप कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, इंटरनल पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी। इंटरनल पार्टी इन्वॉल्व है तो इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके अलावा भी आप लाइबिलिटीज को डिवाइड करते हैं दो बेसिस पे। दूसरा बेसिस क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको पे करनी है मोर देन अ ईयर, एक साल के बाद आपको पे करनी है, इस प्रकार की लाइबिलिटीज को बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। और अगर कोई लाइबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। इतना ही सिंपल है। कंपनीज एक्ट ने इसके बारे में और बताया हुआ है, लाइबिलिटीज के बारे में उनको डिवीजन दिया हुआ है, उनको डिफाइन किया हुआ है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं आसानी से बाद में। ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? वर्ड आप सुनते हैं बार बार, एसेट्स एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स होते हैं वो चीज़ें जो प्रोपराइटर को अपने बिजनेस को करने में हेल्प करे, लाइक मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैपटॉप, ये सब क्या है आपके? ये एसेट्स हैं। एसेट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लाइक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। विल डिस्कस लेटर उनका मतलब क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बिजनेस ओनर ने खुद बाय कर रखी है, परचेज कर रखी है, उसी को बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। अब देखिए, एसेट्स के दो प्रकार हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। तीन प्रकार के बोल दीजिए आप। नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप लंबे समय तक अपने पास होल्ड करके रखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट्स होते हैं जिनको आप एक साल के अंदर बेचने वाले हैं। अब जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा है, तो उसको आप मॉडिफाई करके बना के बेच देंगे एक साल के अंदर, वो स्टॉक आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। और आपने कोई मशीन खरीदी है, तो उसको आप बेचने वाले नहीं है, उसे आप लंबे समय तक रखने वाले हैं, तो उसे बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। अब एक वर्ड और दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ऐसी कोई चीज जो एसेट तो नहीं है, मनगढ़ंत तरीके से आपने उसे एसेट बना लिया है। अब ऐसा क्या होता है भाई अकाउंट्स में? ऐसी कई चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में बहुत सारी कंपनी आईपीएल को स्पॉन्सर करती है, और आपको पता होगा कि स्पॉन्सरशिप के लिए उनको एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आई डोंट नो ये अमाउंट कितना ज़्यादा है कम है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए कंपनी ने। अब अगर उस कंपनी ने उस खर्चे को सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर एज अ एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो उसका तो लॉस हो जाएगा, और लॉस थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस का नुकसान क्या है? उस कंपनी की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उसे लोन, उसे जो है कोई भी टैक्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टैक्स तो हम प्रॉफिट पे देते हैं। इस प्रकार से अगर कोई बड़ा एक्सपेंडिचर आपने किया है, तो उसको आप एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करें। गवर्नमेंट कहती है उसे आप मान लो एसेट। क्या मान लो? एसेट। अब ऐसे कैसे एसेट मान लें? क्योंकि भाई आईपीएल में जो आपने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया है, उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है।
तो आप अनुमान लगा के एंटिसिपेशन से कि इसका फायदा कितने साल तक मिल सकता है आपको, आप उस खर्चे को डिवाइड कर सकते हो उन 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक। तो उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस ने ऑन कर रखी हो, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए और वो आप मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें और उससे आपको बिजनेस रन करने में बेनिफिट मिले, उसे हम एसेट बोल देते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स इन सभी कंडीशन को पूरा कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो एसेट। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। चलिए पहले हम समझते हैं फिक्स नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, उसके दो पार्ट्स और होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट का एक पार्ट है फिक्स्ड एसेट्स, जिन्हें आप जो है बोल सकते हैं कि इन्हें हमने खरीदा है बेचने के पर्पज से नहीं, अपने बिजनेस को रन करने के पर्पज से। फिक्स्ड एसेट्स के ही अंदर आते हैं टेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, दे कैन बी सीन और टच्ड, है ना, देयर इज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ देम, है ना, वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। मशीनरी एक पार्ट है, इसका एग्जांपल है टेंजिबल एसेट्स का। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते, दैट कांट बी सीन और टच्ड, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसके? पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है आपके इनटेंजिबल एसेट्स है, इन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है। या आपको बस बिजनेस को करने में, अच्छा करने में हेल्प करेंगे, बट इन्हें आप देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स मैं बता चुका हूँ आपको, दैट आर मेंट टू फॉर रीसेल, जिन्हें आप बेचने वाले हैं 12 महीने के अंदर अंदर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। लाइक हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, लाइक डेटर्स। डेटर्स जो होते हैं हमारे, डेटर्स क्या होते हैं? वो जिनसे आपको पैसा लेना है, अगर किसी पार्टी से आपको पैसा लेना है तो उस चीज़ को हम जो है एसेट मानेंगे और वो हमारा करंट एसेट कहलाएगा, क्योंकि उस पार्टी को आप 1 साल से ज़्यादा टाइम थोड़ी देने वाले हैं, उसे आप लगभग 1 साल का टाइम देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे करंट एसेट का पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा खर्चा था जो इस साल का नहीं था, एडवांस पे कर दिया किसी को, तो वो भी आपका करंट एसेट का पार्ट कहलाएगा। अब देखिए फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो ना तो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। सोचो आप, जो आपने एक्सपेंडिचर खर्चा किया था, एक्सपेंडिचर पे जो खर्च किया है आपने एडवर्टीजमेंट पे, तो वो ना तो फिक्स एसेट्स है ना इंटेंजिबल एसेट है, दोनों ही नहीं है। तो इस प्रकार के खर्चे को हम बोल देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं आप, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। कंपनीज एक्ट ने इसके बारे में कुछ बताया है आपको, ये कंपनीज एक्ट का पूरा एक्सट्रैक्ट है, आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं पॉज करके। देखिए अब रिसीट्स क्या होता है? रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ऐसा कोई भी पैसा जो आपको मिला है, मिलने वाला है, किसके पर्पज, किस एवज में मिलेगा आपको? आपने कोई सामान बेचा होगा, कोई गुड्स बेचे होंगे या कोई सर्विस दी होगी आपने, इन सभी को बोलते हैं रिसीट्स। अच्छा, इसी का एक पार्ट है रिवेन्यू रिसीट्स। अगर आपको जो पैसा मिला है या मिलने वाला है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिल रहा है आपको, मतलब आपने सामान बेचा है, सर्विस दी है, तो उसे बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा मशीनरी बेच दी है, बड़ी मशीनरी बेच दी है या कुछ और बेचा है ऐसा, या आपको लोन मिल रहा है किसी रीजन से, तो उसे बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। वो पैसा आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिल रहा, वो एक एक्सेप्शनल केस में आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। ऐसी कोई भी चीज़ जो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, या आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी कोई भी सामान खरीदने के लिए अगर आपने पैसे पे नहीं किए हैं, ठीक है, या पैसे पे नहीं किए हैं या पैसे पे कर दिए, दोनों ही कंडीशन में जो भी खर्चा हुआ है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड, यानी पैसे पे कर दिए, या लाइबिलिटी इनकर्ड, या पैसे नहीं पे किए लेकिन आपने वो सामान खरीद लिया है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब इसके भी दो पार्ट हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक मशीनरी खरीद के लिए आप बहुत सारा पैसा पे कर दिया आपने, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने जो है कोई खर्चा किया है, उसको आप 1 साल या कुछ महीनों में यूज़ कर लेंगे, लाइक आपने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिए हैं, पैकिंग मटेरियल्स परचेज कर लिए हैं, या सैलरी पे की है अपने स्टाफ की, तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने बड़े लेवल पे किया है, द एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड because it is estimated that benefit of such expenditure will accrue in more than one financial year. As I told you, advertisement in the IPL,
इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, कि आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करना है, यू विल गेट द एक्सपेंडिचर। अभी एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, एक्सपेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो आपने पैसा कमाया है उसके एवज में जो भी आपने पैसा गवाया है, खर्च किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज रनिंग अ कोचिंग सेंटर, उसका वो रेंट पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, ये सब उसका एक्सपेंस है। और जो उसको पैसे मिल रहे हैं, फीस मिल रही है, वो उसकी एक्चुअल में रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तभी तो उसको पता लगेगा कि मेरी इनकम कितनी हो रही है ना। तो एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? कैश पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका राइट ऑफ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब क्या है? आपने किसी एसेट का एक हिस्सा जो है एज ए डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि 10 लाख की मशीन आपने खरीदी है, तो उसको आप जितने सालों से यूज करने वाले हैं उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पर ईयर पता लग जाएगा कि आप उस मशीन का कितना यूज करने वाले हैं। मेरे एग्जांपल में 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके ऊपर आप, क्योंकि उस मशीन का आप 1 लाख तक का यूज एक ईयर में कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है? एक्सपेंसेस है ना। आपके पास एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स थे आपके डेटर्स थे मान लीजिए, उससे पता लगा आपको कि 500 रुपए के जो डेटर्स हैं वो पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, तो आपका लॉस हो गया एक तरीके से, तो उसे भी आप एक्सपेंस मान के चलेंगे, ठीक है, वो भी एक्सपेंस है। मेरे टीचर कोचिंग वाले एग्जाम्पल में, किसी कोचिंग सेंटर पे 50 बच्चे आते हैं और 5 बच्चों ने फीस देने से मना कर दिया या नहीं दे पाए, तो वो उसके लिए क्या एक्सपेंस है एक तरीके से ओनर के लिए। इसमें एक वर्ड निकल के आता है प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है, देखो अकाउंट्स हम ऐसे बनाते हैं कि आपने 2023 के लिए अकाउंटिंग कर रही है, तो उसी ईयर के खर्चे और उसी ईयर की जो कमाई है उन्हें आपको मैच करना है आपस में, ताकि आपको रियल प्रॉफिट पता लग सके। पर आपने रेंट मान लीजिए 3 साल का इकट्ठा पे कर दिया, तो क्या उस रेंट को सेम अकाउंटिंग ईयर में तीनों साल का रेंट आप काउंट कर लेंगे? नहीं। आपने अगर पे कर दिया है एडवांस में, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जो उस ईयर का रेंट है आपको बस वही रेंट अपने पास अकाउंट्स में लिखना है, ट्रीट करना है, उसी को आपने देखना है, ठीक है। बाकी जो आपने एडवांस पे कर दिया रेंट, उस रेंट को आप जो है एसेट मान सकते हैं, क्योंकि उसका फायदा आपको अपकमिंग ईयर्स तक मिलने वाला है। दैट्स वाई, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसा एक्सपेंस जो आपका हो तो गया है बट आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 7 महीने का रेंट आपके ऊपर चढ़ गया है और आपने रेंट पे नहीं किया अभी तक, तो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी है जिसे आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है उसे एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करना चाहिए, एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, और उसे एक्सपेंस भी मानना चाहिए। यानी आप जब एक ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको उस ईयर का सारा रेंट आपको एज एक्सपेंस ट्रीट करना है, काउंट करना है, वेदर आपने उसे पे किया हो या ना किया हो, ठीक है। अब इनकम क्या होता है? इनकम का सिंपल सा फंडा ये है, इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, सॉरी, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में डिफरेंस इतना सा है, एक्सपेंस जो होता है उसे हम उस बिजनेस को, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसको निकालने के लिए पता लगाते हैं कि हमने कितना एक्सपेंस किया है। एक्सपेंडिचर इज अ फास्ट टर्म, बड़ी टर्म है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो है इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपने जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी हैं, यानी आपने जो भी अपना मेन कोर्स बिजनेस किया है, जो आपका बेचने का काम है, खरीदने का काम है, उसको जो आपने किया है उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के दो पार्ट हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने 10,000 का सामान बेचा और उसकी डायरेक्ट जो लागत है वो 5,000 रुपये है, तो आपको जो मोटा मोटा मिल गया वो 5,000 रुपये का मिला ग्रॉस प्रॉफिट। अब भाई जो डायरेक्ट लागत है उसके अलावा भी खर्चा होता है ऑफिस के पास, है ना। ऑफिस का रेंट जा सकता है, ऑफिस के मैनेजर की सैलरी जा सकती है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस करने से मिलता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट। पर उसमें से अगर आप बाकी खर्चे ही माइनस कर दें, सेल्स के, पैकेजिंग के, एडवर्टीजमेंट के, सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए गेन क्या होता है, इज गेन। Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than day-to-day earning from irregular or non-recurring nature। मतलब इसका ये है कि जो आपके पास डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके अलावा किसी भी रीजन से बिजनेस को गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम गेन कह देते हैं। जैसे आपके पास मशीन थी,
मशीन आपके पास लिखी हुई है 5 लाख की और मार्केट में बिक गई 6 लाख की। मतलब जब भी आप उसे खराब हो गई, आप बेचने गए तो 6 लाख की चली गई। अब आपका मशीन बेचने का काम तो नहीं है, लेकिन जब खराब हो रही तो आप बेचने चले गए। तो जो 1 लाख रुपए का आपको फायदा हुआ है, नफा हुआ है, उसे हम बोलते हैं गेन। उसे आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम यूज करते हैं डे टू डे बिजनेस जो ऑपरेशन है वहां से होने वाली कमाई को बोलते हैं प्रॉफिट। गेन होता है हमारा जो उस बिजनेस के अलावा आपने कोई भी एक्टिविटी की है उससे आपको जो फायदा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड गेन। लॉस क्या है? लॉस में दोनों ही लॉस आ जाएंगे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यूज, एक्सपेंस का ज्यादा हो जाना रेवेन्यू से, दैट इज कॉल्ड लॉस। परचेज का मतलब क्या है? परचेज का मतलब है कि आपने कोई भी सामान बाय किया है जिसको आप फॉर सम टाइम अपने पास रखेंगे, उसे बेच देंगे। जैसे आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे, दैट इज कॉल्ड परचेज। मशीनरी को परचेज करना इज नॉट ए परचेज, याद रखिएगा। जो आप गुड्स परचेज करते हैं जिसको आप रीसेल करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज। मशीनरी को परचेज करने को हम इन जनरल टर्म्स परचेज नहीं कहते, ठीक है। और परचेज दो प्रकार की हो सकती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। या तो आप उसे कैश में खरीदते हैं या उसे आप क्रेडिट में खरीदते हैं। दो प्रकार की कैश और क्रेडिट परचेज होती है हमारी। आगे है परचेज रिटर्न। आपने जो भी चीज़ बाय की है, स्टॉक वगैरह या रॉ मटेरियल्स वगैरह, उसको आपने कभी कभी आपको लगता है क्वालिटी मैच नहीं कर रही है तो उसे आप वापस कर देंगे। तो उस प्रकार के आइटम को जो आप वापस कर रहे हैं उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब क्योंकि ये सामान आपके ऑफिस से या आपके बिजनेस एंटरप्राइज से, बिजनेस एम्बियंस से बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आप इसे बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन रहती है। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आप बिजनेस से बाहर भेज रहे हैं इस चीज़ को। अब सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आप जो है गुड्स को बेचकर कमाते हैं या अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स। डे टू डे बिजनेस जो आपके ऑपरेशन है वहां से होने वाली इनकम को सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, आपने सामान बेचा, आपने सर्विसेज रेंडर करी, दैट इज कॉल्ड सेल्स। अब सेल्स भी दो प्रकार की हो सकती हैं, लाइक क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स में आपने सामान बेच दिया और पैसे नहीं लिए, एंड कैश सेल्स में आपने सामान बेच दिया और कैश ले लिया ऑन द स्पॉट। अब जैसे परचेज रिटर्न थी ऐसे ही सेल्स रिटर्न भी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने सामान बेचा है तो अगर किसी को क्वालिटी पसंद नहीं आई किसी रीजन से, उसने आपको रिटर्न कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और इसी का एक नाम है रिटर्न इनवर्ड्स, बिकॉज ये जो सामान है वापस बिजनेस के अंदर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स। ओके। अब इसके बाद है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो मेन आपके फंक्शंस हैं बिजनेस के, जिसके लिए आपने बिजनेस शुरू किया है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपकी हैं, जैसे आपका बिजनेस जो है वो ट्रक बनाने का है, तो आपको ट्रक को बेच के जो फायदा मिलेगा वो कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। या किसी का काम जो है वो लैपटॉप बनाने का है, तो उसे लैपटॉप को बना के बेच के जो फायदा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गुड्स की हम बात करते हैं। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स फिजिकल आइटम्स होते हैं जिन्हें आप ट्रेड करने वाले हो, जिन्हें आप बेचोगे, खरीदोगे, क्योंकि आपका काम है गुड्स को बाय करना और सेल करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जो आपके मेन ऑपरेशन है उसमें गुड्स का यूज होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक मतलब आपने जो गुड्स खरीदे हैं उन्हें आपने अगर 1 साल में नहीं बेच पाए तो आपके पास रखे रहेंगे वो संभाल के, तो उन्हें बोलते हैं स्टॉक। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप विद इन अकाउंटिंग पीरियड नहीं बेच पाए तो उसे बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। अब स्टॉक दो प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2023 को आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप 1 अप्रैल को अपने अकाउंट्स को दोबारा से बनाएंगे बैठ के, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का, वो इस ईयर का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ बताया गया आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो पड़ा हुआ स्टॉक आपके पास है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और वो सेम क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे बन जाता है आपका ओपनिंग स्टॉक। डन। अब जो स्टॉक है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ सामान आपका फिनिश गुड्स हो सकते हैं, कुछ आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, और कुछ आपके हो सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये तीन प्रकार के आपके स्टॉक हो सकते हैं। अब एक वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको बोलते हैं डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो आपको बिजनेस में मिलने वाला है। आपने किसी को सामान बेच दिया था या सर्विस दे दी थी लेकिन उसने आपको उस टाइम पेमेंट नहीं करी थी, तो ही और शी विल पे यू लेटर, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। इसी का एक पार्ट है डेटर या फिर बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? उस इंसान ने आपसे सामान खरीद लिया लेकिन आपको एक पेपर पे लिख के दे दिया, प्रॉमिस कर दिया कि इस डेट को मैं आपको ये सारा अमाउंट पे कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। और ये सब हमारे लिए क्या है? एसेट है। डेटर भी एसेट है क्योंकि पैसा आपको लेना है इस इंसान से, और बिल रिसीवेबल भी आपका एसेट है क्योंकि आपको इसके बदले में पैसा मिलेगा।
कंपनीज एक्ट इसके बारे में बताया है, ट्रेड रिसीवेबल्स आर अमाउंट रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यू विल रीड इट लेटर। ठीक है, इसका मतलब इतना सही है कि बिजनेस में जो भी आपने नॉर्मल कोर्स में सामान को बेचा है और आपको सामने वाले पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि देख ही और शी विल पे यू लेटर, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, और यू कैन से ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स इसका अपोजिट है, जो पैसा आपको पे करना है बिजनेस को, बाहर वाले बिजनेसेस को पे करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर इसका पार्ट है, आपने किसी से उधार में सामान खरीद लिया, उसे आपको पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। एंड अगर आपने उसको पे करने के एवज में एक लिखित दस्तावेज दे दिया है, डॉक्यूमेंट दे दिया है, इन विच यू हैव रिटन दैट कि आप उसे पे करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट इज लागत। आपने कोई भी एक्सपेंडिचर अगर किया है, उसके लिए आपने बनाने में जो खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। वाउचर का मतलब होता है ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करे। जैसे आप सामान लेके आते हैं दुकान से, तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि आप बिल्स लें, उनसे बिल, है ना, बिल लें, इनवॉइस लें, कैश मेमो लें। वो क्यों कहते हैं? ताकि उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमारे पास रहे, गवर्नमेंट के पास रहे। अब एक वर्ड है यहाँ पे कैश मेमो, ये सब अलग अलग वर्ड है, याद रखिएगा, हम जनरली इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इसका एक चैप्टर 7 हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे कैश मेमो मिलता है आपको जब आपने ऑन द स्पॉट कैश पे कर दिया। बिल या इनवॉइस मिलता है आपको जब आपने सर्विस पहले ली है, पेमेंट बाद में कर रहे हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट में आप पहले खाना खाते हैं, फिर आप जो है आपको मिलेगा बिल या इनवॉइस, आप बोलते हैं ना बिल ले आओ, वो बिल है। लेकिन दुकान पे जाके आपने सामान खरीद लिया है, कोई शर्ट या पैंट खरीद लिया है, तो वहाँ आपको देते हैं वो कैश मेमो, बिकॉज आपने ऑन द स्पॉट कैश पे कर दिया। डेबिट एंड क्रेडिट नोट भी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब ये है किसी भी गुड्स का प्राइस आपने गिरा दिया है किसी भी रीजन से, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब समझिए क्या होता है दोनों में अंतर। ट्रेड डिस्काउंट आप किसी को देते हैं, किसी भी पर्सन को प्रोवाइड करेंगे, तो आप जो है उसको देते हैं क्योंकि वो आपसे एक सर्टेन क्वांटिटी दे रहा है, गुड्स को एक सर्टेन क्वांटिटी पे खरीद रहा है। जैसे मैंने जो है कुछ सामान मंगवाया, मैंने 100 बुक्स मंगवा ली किसी पब्लिकेशन की, तो मुझे वो दे देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, इसे रिकॉर्ड करना कहीं भी जरूरी नहीं है। ओके, कि आपको सेल्स दिखानी होती है नेट वैल्यू पे। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, आप इसे माइनस कर देंगे सेल्स में से और आपको नेट सेल्स रिकॉर्ड करनी है। बट कैश डिस्काउंट जब दिया जाता है जब आप उस इंसान को ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट कर देते हैं। कैश डिस्काउंट इज डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट और ऑफ द ड्यू अमाउंट। अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हैं देन यू विल गिवन कैश डिस्काउंट, और इसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना, इसे आप दोनों जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके। बैड डेट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको लगता है बिजनेस को वापस नहीं मिलेगा, डेटर्स का एक पार्ट होते हैं बैड डेट्स, तो उसे आप बैड डेट्स मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंटर पे कोई कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ बच्चों ने मना कर दिया कि वो पे नहीं करेंगे फीस, तो वो हो जाएंगे उस सेंटर वाले के बैड डेट्स। ओके। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप दिखाते हैं बिजनेस की फाइनल पोजीशंस, कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी देनदारियां हैं, वो कहलाती है बैलेंस शीट। बुक वैल्यू का मतलब होता है आपने जिस अमाउंट पे किसी भी चीज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? ऐसी बुक जिसमें आप सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? जो आपने सामान बेचा है उसकी क्या लागत पड़ी थी आपको, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्रेडिट एंड डेबिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड ऑफ द अकाउंट। राइट साइड किसी भी अकाउंट को जब आप बनाएंगे इस प्रकार से ऐसे करके अकाउंट जब बनाते हैं आप, तो इसकी जो राइट साइड होती है उसकी राइट साइड को हम बोलते हैं क्या? क्रेडिट साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट साइड। याद रखेंगे आप ये बात। ओके, नाउ कम्स अवर डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस or with afflux of time or obsolescence or accident. It is an allocation of cost of fixed assets in each accounting year during its estimated useful life. That is called depreciation. Entity का मतलब क्या है? Entity का मतलब होता है किसी भी economic unit को बोलते हैं entity. An entity means an economic unit which performs economic activities. That is called entity. एंट्री मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्री। इनसॉल्वेंट मतलब होता है जब कोई पर्सन और एंटरप्राइज अपने डेट्स को पे करने में सक्षम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। प्रोप्राइटर वो बिजनेस ओनर है जिसको अपना पूरा बिजनेस चलाना है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर।
रिबेट का मतलब क्या है? इट इज़ अ गुड वर्ड। आपने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिलता है बल्क बाइंग के लिए, आपने ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली। कैश डिस्काउंट मिलता है आपको, आपने कैश पेमेंट कर दी। इन दोनों के अलावा किसी भी रीज़न से आपको पैसे कम करने पे करने पड़ रहे हैं, उसे बोलते हैं रिबेट। इट इज़ द रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। स्टेटिंग डिफरेंटली, रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट में आपने कोई सेल की थी, उस पे आपको रिबेट दे दी गई है। इट इज अलाउड फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। किसी भी रीजन से, जो ट्रेड डिस्काउंट का रीजन है चाहे वो कैश डिस्काउंट का रीजन है, उसके अलावा कोई रीजन बचा तो उस रीजन से आपको मिलती है रिबेट। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। भाई सेल्स कर दी गई थी, उधार पे सेल्स कर दी आपने, सामने वाली पार्टी कहती कि आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी दी है, तो आपने बोला चलो ठीक है आप 10% कम दे देना, तो ये रिबेट कहलाएगी, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब होता है पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे इट्स डेट्स। ऐसा पर्सन, ऐसा एंटरप्राइज जो किसी भी कंडीशन में है डेट को पे करने के लिए, पे कर सकता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? इसमें आपकी तीन चीज बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है अगर, तो आप चैप्टर 1 देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 3 अपलोड करेंगे हम। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।